friends, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn. Let's start the video. तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट में आपका प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसको भी क्लिक करोगे तब भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं तो उसी के विभाग ए की बात हो रही है और उसी विभाग ए के 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करने वाला है। उसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप दोनों में से कोई एक लिखना होता है और 13 नंबर का जो निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए उसको देखेंगे। उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक हम देखते हैं उसके बाद में एक हम देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं जल्दी से। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए, यानी आपको थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ेगा। इसका एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस में है। यहाँ पे नंबर 12 है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? ऐसा क्या वो देखती है जिसको उससे पश्चाताप होता है और किस वजह से उसको पश्चाताप होता है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर में आप लिख सकते हैं कि रूपा के बड़े बेटे के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पुड़िया, कचौड़ियां तथा मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब खा पी कर सो गए, पर बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से चुन चुन कर पुड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर कि यहाँ पे जब उसके बेटे रूपा के लड़के के तिलक का फंक्शन घर में चल रहा था और उसी वक्त घर के अंदर आए सारे मेहमान, सारे लोगों ने खाना खा लिया और वो सो रहे थे, तो उसी वक्त किसी ने भी पूरे दिन में बूढ़ी काकी को पूछा नहीं खाने के लिए। और जब वो उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि लोगों ने खाना खाया था, उन्होंने जो जूठा छोड़ दिया था तो वो पत्तलों में से वो पुड़ियां चुन चुन कर खा रही थी। और ये देखकर रूपा को बहुत पश्चाताप होता है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया। जिसकी संपत्ति से यानी बूढ़ी काकी की संपत्ति से उनको 200 रुपए वार्षिक आय होती थी। उस वक्त के जमाने के 200 रुपए मतलब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी संपत्ति कह सकते हैं, बड़ी रकम कह सकते हैं। तो 200 रुपए वार्षिक आय होती थी जिसकी संपत्ति से, और उसी को उन्होंने खाने के लिए नहीं पूछा था। तो यह देखकर उसको पश्चाताप होता है और मन ही मन में होता है कि यार मैंने कैसा बर्ताव कर दिया इनके साथ, मुझे पाप लगेगा, और उसको पश्चाताप होता है। अथवा में आपको दिया गया है कि आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। वैसे तो हम मानते हैं कि हमारा जीवन हमारा है, हमारा पर्सनल चीज है और इसमें हम जो भी करें किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बट है। ओके, कैसे है आइए देखते हैं। हमारा जीवन एक शीशाघर है, हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं जीवन में उससे हमारे किए हुए कुछ भी कर्म से लोगों पर इफेक्ट होने वाली, हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे फैमिली के मेंबर्स या फिर हमें जो लोग जानते हैं उनके जीवन पर भी उस चीज का असर होता है। यहाँ पे वही लिखा है कि हर आदमी पूर्ण संग्रह का एक अंश है, यानी हम सारे मिलकर एक परिवार बनते हैं, तो हम खुद ही उस परिवार का एक अंश है। अगर हम कुछ करते हैं तो पूरे परिवार को इफेक्ट होती है, पूरे समाज को इफेक्ट होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हम कुछ भी करते हैं उसका प्रतिबिंब सैकड़ों लोगों पर पड़ता है, और कोई दूसरे लोग कुछ भी करते हैं तो उसका प्रभावित, उससे हम भी प्रभावित होते हैं। तो हमें हमारा जो जीवन है वो हमारी अपनी खुद की व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, ऐसा राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं। आई होप के समझ में आ गया होगा। फिर आपका आता है नंबर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे पाठ के कुछ लाइन्स यहाँ पे दी गई होगी और उसी लाइन के अंदर लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं वो आपको बताना है। नंबर
पे है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। ऐसा क्यों कहा गया है, राइटर ने ऐसा क्यों कहा है, तो आइए पढ़ते हैं। सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। सबको पता है कि धन बहुत जरूरी है सुखमय जीने के लिए। धन से तरह तरह की सुख सुविधाओं की चीजें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। हम धन से आराम से जिंदगी जी सकते हैं, हम धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसका एक दोष भी है। वह क्या है? धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में लग जाता है, करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है, वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। तो आपने यहाँ देखा कि जब धन मनुष्य के जीवन में आता है तो क्या होता है कि वह साथ में ऐशो आराम लाता है, सुख शांति लाता है। हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो हम ला सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जब एक बार धन हमारे जीवन में आता है, हम चीजें खरीदने लगते हैं, तो हमारे मन में एक तृष्णा जागने लगती है। हम अधिक से अधिक धन कमाने की, प्राप्त करने की हमारी जो तृष्णा है वो बढ़ती जाती है और हम किसी भी तरह से अधिक धन प्राप्त करने की होड़ में लग जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो शांति है वो गायब हो जाती है। ओके, मन अशांत हो जाता है और धन की तरफ हम पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। धन ही दिखाई देता है हमें कि पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे इतना इकट्ठा कर लेना है कि मेरी 7 पीढ़ी पीछे आराम से चले। पर क्यों यार, वो भी हाथ पैर लेके जन्म लेने वाला है, वो खुद की तकदीर लेके आने वाले हैं, तो खुद से कमाएंगे। इतना ज्यादा आपको अपनी 7 पीढ़ी तक सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर धन क्या है, जादूगर है, सुख का जादूगर है, तो शांति का डकैत भी है। आइए आगे नंबर नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन में वो देखते हैं। नंबर 13 के ऑप्शन में यह है कि हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती, इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। ये चोरी चैप्टर में से लिया गया है कि हम ऐसी चीजें क्यों खाएं जो सबको नहीं मिलती, और जब सबको नहीं मिलती तो उस व्यक्ति को वो पाने के लिए चोरी करने की इच्छा होती है, ऐसा राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसीलिए जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो यहाँ पे सही लिखा है कि अगर आपको चोरी को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीजों का उपयोग बंद करना पड़ेगा जो सबको नहीं मिलती। जब तक ऐसी चीजें समाज में रहेगी जो उनको उपलब्ध नहीं हो रही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो चोरी से ही उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और इसी से ही चोरी को जन्म मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चोरी की भावना को पनपने न देने का एक ही उपाय है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो रही है। तो अगर सबके पास सब कुछ होगा तो फिर चोरी करने की कोई प्रश्न उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो राइटर इस सेंटेंस के जरिए हमें ये समझाना चाहते हैं कि समाज में अगर चोरी को रोकना है तो सबके पास सब कुछ होगा, और अगर कुछ चीजें नहीं है तो उसका उपयोग हमें नहीं करना है। अगर हम उन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे तो उनके लिए वो चीज महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, क्योंकि उनको भी लगेगा कि हम सब इक्वल ही है। तो ऐसे समाज के अंदर चोरी की भावना नहीं आने वाली। ओके, तो यहाँ तक देखते हैं हम, और आगे का जो विभाग ब है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। टेक केयर, बाय।